हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम की परीक्षाएं चल रही है, तो आपके दो पेपर हो चुके हैं, जैसे कि पावर सिस्टम का पेपर हो चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ का पेपर हो चुका है। तो जो दोस्त तीसरा आपका पेपर लगा है वो डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का पेपर लगा है, जिसका फ्रेंड्स हमने 3 वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। तो आप लोग चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए और वहाँ से अपने एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें दोस्त हमने आपके इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और यूनिट 1 और यूनिट 2 का थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्त हम आप सभी को बताएंगे मशीन 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 का। इसमें दोस्त क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन बड़े अच्छे ढंग से आप सभी को समझाएंगे। मतलब ये समझिए यूनिट 1 का एकदम विस्तार पूर्वक इसमें बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा ताकि आप लोग का यूनिट 1 क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 1 का 5 से 6 क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे और वही 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम 2-2 नंबर के जो आपके आते हैं यूनिट 1 का वो कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो वीडियो में बने रहिएगा। और उससे पहले दोस्त एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और खासकर दोस्त EKTU से आप बीटेक कर रहे हैं, तो दोस्त तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लोग हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्त, हमारी भी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्त एक बात और बताइएगा, आप लोग का पेपर कैसा जा रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, यूनिट 1 है जो आप सभी का मशीन का सेकंड का सिंक्रोनस मशीन फर्स्ट है। देखिए, तो चलिए इसमें क्वेश्चन को पहले हम बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। तो आपको 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें हमने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था। तो हमने बोला था आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम आज बताते हैं। तो पहला है जो आपका पार्ट, स्टेटर। तो स्टेटर क्या होता है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ते हैं और उसका मतलब बताते चलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, द स्टेटर इज ए स्टेशनरी आर्मेचर, दिस कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड द स्लॉट्स टू होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। तो स्टेटर्स जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका स्टेशनरी एक पार्ट है, आर्मेचर का स्टेशनरी पार्ट है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। कहने का मतलब है कि स्टेटर के ऊपर इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को किया जाता है। और दिस कंसिस्ट ऑफ ए कोर, ये कोर से बना होता है, एंड द स्लॉट टू होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए हम इसका मतलब सही से अच्छे से बताते हैं। स्टेटर क्या होता है, ये आपका सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का स्टेशनरी पार्ट है, जिस पर कि आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग जो की जाती है, ये कोर और स्लॉट्स के माध्यम से की जाती है, ठीक है। कोर और स्लॉट्स होते हैं, उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग को लपेटी जाती है, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 2, द स्टेटर कोर हैज़ ए लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शनल, इट इज बिल्ड अप ऑफ स्पेशल स्टील स्टैंपिंग अनइंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ वर्निश और पेपर। तो स्टेटर कोर जो होता है फ्रेंड्स आपका लेमिनेटेड होता है, ठीक है, और इसके ऊपर वर्निश का पेपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए बताते हैं कि लेमिनेटेड क्यों होता है और वर्निश का पेपर वगैरह क्यों चढ़ाया जाता है स्टेटर के कोर पर। तो देखिए आगे पॉइंट नंबर 3 है, The lamination constructional is basically to keep down ED current losses. Generally, choice of material is steel to keep down hysteresis loss. The entire core is fabricated in a frame made of steel plates. तो लेमिनेशन इसका इसलिए किया जाता है ताकि आप सभी का स्टील ED करंट लॉसेस कम हो सके, ठीक। तो हम ऐसे मटेरियल को चूज करते हैं जो जिसमें ED करंट लॉसेस कम हो, ठीक है। और देखिए पॉइंट 4 है, द कोर हैज़ स्लॉट ऑन इट्स फेरी ऑफ हाउसिंग द आर्मेचर कंडक्टर्स, फ्रेम डज नॉट कैरी एनी फ्लक्स एंड सर्व्स एज द सपोर्ट टू द कोर। तो जो आपका कोर होता है, कोर का स्लॉट्स होता है,
ये आपके जो स्टेटर होते हैं उसके पेरीफेरी पर, पेरीफेरी मीन्स बोले दोस्त ये होता है, इसे गोला हो गया, ये इसका पूरा पेरीफेरी कहलाएगा। तो इसके पेरीफेरी पर एक स्लॉट टाइप का रहेगा, ऐसे इसके पेरीफेरी पर स्लॉट्स रहेगा। इसी स्लॉट्स में इसके आर्मेचर के कंडक्टर को ऐसे रखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, द कोर हैज स्लॉट्स ऑन इट्स पेरीफेरी फॉर हाउसिंग द आर्मेचर कंडक्टर्स, फ्रेम डज नॉट कैरी एनी फ्लक्स एंड सर्व्स एज द सपोर्ट टू द कोर, ठीक। चलिए 5वां पॉइंट है, वेंटिलेशन इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ होल्स कास्ट इन द फ्रेम। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके स्टेटर पर वेंटिलेशन के लिए होल होता है, ये क्या करता है, इसके एक प्रकार से कूलिंग करने का काम करता है, ठीक, या फिर बोले तो वेंटिलेशन करता है। तो चलिए यहाँ पे इसका डायग्राम है स्टेटर का, फटाक से आप लोग देख लीजिए। ये है देखिए स्टेटर कोर, ठीक, इसको पूरे कहते हैं स्टेटर कोर। यहाँ पे देखिए तीर लगा है, और ये है स्लॉट्स, इसका स्लॉट्स विथ एंड इंसुलेटिंग अराउंड, और ये है टूथ, इस प्रकार से हिंदी में कहते हैं हम दांत। और यह है कॉपर कंडक्टर, जैसा कि हमने बताया था स्लॉट्स बने रहेंगे, और वहाँ पर का जो कॉपर कंडक्टर रहेगा इन्हीं स्लॉट्स के बीच में ऐसे रखा जाता है स्टेटर में, ठीक है। तो चलिए स्टेटर आपका हो गया। इस डायग्राम को आप लोग कोशिश करिए कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो वहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक। चलिए दूसरा पार्ट है रोटर। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटर यूज्ड इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में 2 प्रकार का रोटर यूज किया जाता है। नॉर्मली रोटर होता है क्या है, रोटर रोटेटिंग पार्ट है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के। तो रोटर होता है 2 टाइप का, एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर और एक होता है नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर। तो नॉर्मली हम बता देते हैं, चलिए सैलिएंट पोल टाइप रोटर क्या होता है और नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक बाय टॉपिक मेंशन है। तो पहला जो कह रहा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टेड पोल टाइप एज ऑल द पोल्स आर प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोटर। तो सैलिएंट पोल टाइप रोटर को नॉर्मली हम प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर बोलते हैं। इसके जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड टाइप के होते हैं, मतलब कि इसी वजह से हम इसको प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर या फिर बोले तो सैलिएंट पोल टाइप रोटर बोलते हैं। जो इसका पोल्स होता है वो प्रोजेक्टेड होता है आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोटर, ठीक। रोटर के सतह से आगे इसके पोल्स प्रोजेक्टेड किए रहते हैं, ठीक। आगे दूसरा, द पोल्स आर बिल्ड ऑफ थिक स्टील लेमिनेशंस। द पोल्स आर बोल्डेड टू द रोटर एज शो इन द फिगर। The pole face has been given a specific shape. The filled pole winding is provided on the pole shoe. तो जिसके पोल्स होते हैं वो थिक स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं, और जो इसका पोल्स होता है वो रोटर पे बोल्ट होता है, या फिर बोले तो अपने हिंदी में बोलते हैं बोल्टेड, मतलब कसा हुआ होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए लिख रहा है द पोल्स आर बोल्टेड टू द रोटर सो इन द फिगर। इसमें देखिए फिगर में दिखाया गया है कैसे होता है बोल्टेड। और तीसरा पॉइंट जो लिख रहा है फ्रेंड्स वो है, दिस रोटर हैव लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। तो इस रोटर का जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका एक्सियल लेंथ बोले तो देखिए डायमीटर होता है क्या नॉर्मली, जैसे हमें एक गोला बना दिए गोला, ठीक। तो ये पूरा ही है इसका डायमीटर, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कोई रॉड की या फिर बोले तो साफ्ट हम ले लिए, कोई साफ्ट ले लिए, तो ये जो साफ्ट की लंबाई है ये, इसको हम फ्रेंड्स बोलेंगे एक्सियल लेंथ, ठीक। तो होता क्या है, इस रोटर का डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है और इसका एक्सियल लेंथ कम होता है, ठीक। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। ये है सैलिएंट पोल टाइप रोटर है। तो इस रोटर को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और कोशिश करिए इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो ज़रूर इसको बना दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं थोड़ी बहुत बातें। यहाँ पे देखिए 4 पोल्स हैं। ये देखिए पोल्स प्रोजेक्टेड हैं आपके रोटर से। देखिए रोटर का सरफेस है और रोटर के सरफेस से आपके पोल्स जितने भी 4 पोल्स हैं ये सब प्रोजेक्ट है, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसलिए बोलते हैं इसे प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर या फिर बोले तो नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर, ठीक। सॉरी सैलिएंट पोल टाइप रोटर। मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रदान किया गया है इसको। यहाँ पे देखिए फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे रखी गई हुई है पोल्स के नीचे जस्ट, ठीक। इसको और बता देते हैं चीज़ें। इसको कहते हैं पोल कोर, इसको कहते हैं पोल शू, और जो आपका बीच में मिडिल में होता है रोटर के वो यहीं पे हमारा जुड़ा होता है शाफ्ट, ठीक। और देखिए हमने बोला था बोल्ट किया रहता है ये आपका प्रोजेक्टेड पोल आपके रोटर पर, ठीक। तो चलिए आगे हम बात करते हैं स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर को ही
नॉन सैलिएंट टाइप रोटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एकदम बढ़िया से, दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन सैलिएंट टाइप और नॉन प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर। द रोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर हैविंग नंबर ऑफ स्लॉट्स टू एक्युमुलेट द फील्ड वाइंडिंग। तो इस टाइप के रोटर को हम नॉन सैलिएंट टाइप रोटर या फिर नॉन प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर कहते हैं। ये आपका बना होता है स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर का, ठीक। पॉइंट 2, द स्लॉट्स आर कवर्ड एट द टॉप विद द हेल्प ऑफ स्टील मैग्नेज विडगेस। द अनस्लॉटेड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ एक्ट एज द पोल्स। तो आपका दूसरा पॉइंट है, द स्लॉट्स मतलब कि स्लॉट्स जो आपके होते हैं कवर होते हैं ऊपर से विद द हेल्प ऑफ स्टील मैग्नीज। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहली बार में झटके में मैग्नेट्स पढ़ दिया था, यह है मैग्नीज विंडेज। तो आपका जो स्लॉट्स होता है ऊपर से कवर्ड होता है आपके मैग्नीज विंडेज के हेल्प से। तो ये अनस्लॉटेड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ एक्ट एज ए पोल्स, तो अपने आप में एक पोल्स की तरह ही वर्क करते हैं। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स आप सभी के, the poles are not projected out and the surface of the rotor is smooth which maintain uniform air gap between stator and the rotor। तो ये पोल्स जो होते हैं आपके नॉन सैलिएंट टाइप रोटर के, ये प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि बाहर रोटर के सरफेस से बाहर नहीं निकले होते हैं। इस वजह से जो इसका रोटर होता है वो स्मूथ होता है काफ़ी, और जो उसका एयर गैप होता है फ्रेंड्स स्टेटर और रोटर के बीच में वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर जगह समान होता है। जैसा कि आप यही समझिए ये आपका स्टेटर है, ठीक। और जो पहला वाला रोटर था कुछ देखिए वो इस प्रकार का था, ऐसे ऐसे निकला था। ये प्रोजेक्टेड टाइप पोल टाइप रोटर है, ठीक। तो इसमें देखिए एयर गैप जो है, एयर गैप इसको कहते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच के गैप को एयर गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एयर गैप एक समान नहीं है हर जगह, लेकिन इन केस इसमें जब हम आएंगे इसमें तो प्रोजेक्टेड पोल होता नहीं है। तो ये है स्टेटर और ये एक प्रकार से ये है रोटर। इसके अंदर पोल्स वगैरह डिजाइनिंग की होती है कुछ इस प्रकार, लेकिन जो इसका रोटर होता है वो सब जगह यूनिफॉर्म गैप होता है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यूनिफॉर्म गैप है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट है, दिस रोटर हैव स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ, दिस इज टू कीप पेरिफेरल स्पीड विथ इन लिमिट्स। तो इस रोटर का जो डायमीटर होता है फ्रेंड्स वो कम होता है, और एक्सियल लेंथ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इसका यूज हम लिमिट स्पीड के लिए करते हैं, मतलब, ठीक। ये डायग्राम देख लीजिए, सैलिएंट स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर का है, ठीक। स्लॉट्स इसके अंदर रखे हुए हैं, फील्ड कॉइल भी अंदर रखा हुआ है। देखिए इसको पोल कहते हैं, शाफ्ट आपका ये है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आप सभी का। अब चलिए दूसरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले दोस्त एक बात और कहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्त हम मोटिवेट रह सकें और आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्त इस यूनिट के बाद अभी हम सभी यूनिट पर वीडियो लाएंगे बारी बारी से, तो आप लोग हर वीडियो को देखिएगा, हमारे हर यूनिट को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके सबके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1.2। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, आल्सो गिव इट्स एप्लीकेशन। तो आप सभी को 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है। तो चलिए पहले नॉर्मली हम अपने भाषा में ऐसे बता देते हैं कि एक्चुअली में 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। होता क्या है, इसके स्टेटर को हम 3 फेज की एसी सप्लाई देते हैं और इसको रोटर को हम अलग से डीसी सप्लाई या फिर बोलते डीसी एक्साइटेशन हम देते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब इसके स्टेटर पर हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो इसमें इसके स्टेटर पे वाइंडिंग की गई होती है, 3 फेज की वाइंडिंग की गई होती है। तो उसके कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो रोटेट करता है आपके स्टेटर में सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब एनएस गति से क्लॉकवाइज वो रोटेट करता है, ठीक। और 10 यहाँ पे जो हम अलग से रोटर को सप्लाई दे रहे हैं एक्साइटेशन के रूप में,
तो वो भी वहाँ पे भी एक फील्ड क्रिएट होता है, और वो जो रोटेट करता है वो एंटी क्लॉकवाइज, रोटर का जो फील्ड घूम रहा है जिधर, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर का फील्ड घूमने लगता है। इस केस में होता क्या है दोस्त, इसका जो बात करें जो इसका टॉर्क होता है वो न्यूमेरिकली या फिर बोले तो एक हिसाब से बराबर होता है, ना वो रोटर को क्लॉकवाइज घूमने देता है और ना वो रोटर को एंटी क्लॉकवाइज घूमने देता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तो ये घूम नहीं पाता है। अगर इस कंडीशन में हम फ्रेंड्स रोटर को अगर बाहरी से घुमा दें, बाहरी सोर्स से घुमा दें, या फिर बोले तो हम ही पकड़ के इसके साथ घुमा दें थोड़ा बढ़िया से, तो होता है कि जब हम घुमा देते हैं तो उसको एक रोटेशन जब दे देते हैं तो वो एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। ठीक, तो यही पूरा इसका प्रोसेस है 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का। तो यहाँ पे देखिए इसमें टॉपिक बाय टॉपिक यही बातें बताई गई है, और चलिए हम पढ़ेंगे अच्छे से, आप सभी को समझाएंगे। ठीक, तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल, तो पहला टॉपिक है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कट बाय ए कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के द्वारा कट होता है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में। ठीक, दूसरा पॉइंट है इन 3 फेज सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर हाउसिंग द 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड एज शोन। जब हम 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग के कारण इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखिए 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, जो रोटेट करेगा आप सभी का सिंक्रोनस स्पीड पे एनएस पे ये रोटेट करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द रोटर ऑन द अदर हैंड हाउसेस फील्ड वाइंडिंग कैरिंग डायरेक्ट करंट एंड प्रोड्यूस ए स्टेशनरी एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एनालॉगस टू ए परमानेंट मैग्नेट। दूसरी तरफ हम रोटर को जो सप्लाई देते हैं उसका भी अपना एक फील्ड वाइंडिंग क्रिएट होता है, बोले तो फील्ड फ्लक्स, तो वो भी रोटेट करता है। वो रोटेट करता है जो आपका फ्लक्स स्टेटर का रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट में ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक्ट ऑन रोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ऑन स्टेटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। जैसा कि हमने बताया था कि 2 मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका लगेगा रोटर पर वो क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। ठीक, रोटर के कारण, और जो स्टेटर का होगा स्टेटर पर टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में होता है कि आपका रोटर घूमता ही नहीं है। आगे चलिए दिखाते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया था, हाउ एवर इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द मैकेनिकल मोशन इज टू बी इन्फोर्स अगेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज सो to produce electrical power, thus the rotor is to be driven and in anti-clockwise direction opposite to the electromagnetic torque. However, किसी तरह in case of synchronous generator के केस में the mechanical motion is to be enforced against the electromagnetic torque. अगर हम किसी तरह, जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि बाहरी सोर्स से हम रोटर को घुमा दो, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, हाउ एवर इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द मैकेनिकल मोशन इज टू बी इन्फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हम मैकेनिकल मोशन को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें तो पूरा हमारा रोटर घूमने लगेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जब रोटर घूमने लगा तो रोटर का शाफ्ट जो होता है वो घूमने लगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड काटेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड काटेगा भैया, कोई भी कंडक्टर हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड अलायंस को काटेगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, d∅/dt करंट, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और करंट जनरेट होगी, तो हमारी पावर जनरेट होने लगेगी। ठीक हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म इसका ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका पूरा मोटर है। यहाँ पे ये सब पोल्स लगे हुए हैं एन एस पोल्स में देखिए वाइंडिंग भी रखा गया है। और देखिए यहाँ पे मैकेनिकल टॉर्क ऑन रोटर देखिए इधर लग रहा था, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन रोटर देखिए इधर लग रहा था, इसे से घूम नहीं रहा था। तो हम बाहरी से अगर हम किधर भी घुमा देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑन स्टेटर। ठीक, तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है देखिए फटाफट बता देते हैं। 3 पॉइंट है। फॉर जनरेशन ऑफ 3 फेज पावर, 3 फेज पावर की जनरेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। दूसरा है
दे आर यूज्ड एज सिंक्रोनस कंपनसेटर्स और कंडेंसर टू जनरेट रिएक्टिव पावर सो एज टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। इसका यूज सिंक्रोनस कंपनसेटर्स और कंडक्शंस के रूप में किया जाता है जो जनरेट करता है रिएक्टिव पावर को। ये रिएक्टिव पावर जनरेट कर इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर को, सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है जनरेट करके, रिएक्टिव पावर को जनरेट करके। ठीक, तीसरा पॉइंट है यूज इन लार्ज लो हेड पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड कंप्रेसर्स, रोलिंग मिल्स, बॉल मिल्स, क्रशर्स और है पल्प ग्राइंडर्स। तो इसका यूज जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेसर्स, रोलिंग मिल्स, बॉल मिल्स, क्रशर्स और पल्प ग्राइंडर्स में किया जाता है। ठीक, तो चलिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड, तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के, वह एक्सप्लेन नेसेसिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो पैरेलल ऑपरेशन जो हम करते हैं अल्टरनेटर का, वो क्यों आवश्यक है तथा इसके कंडीशन क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं नेसेसिटी की, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक, तो देखिए इसकी आवश्यकता, पहला जो पॉइंट है लोड ग्रोथ है। जैसा कि ऐसे ही बोले नॉर्मल परिभाषा में, जब आपका लोड बढ़ता है तो हमें क्या होता है, जब लोड बढ़ेगा भैया कंज्यूमर्स का, तो पावर का रिक्वायरमेंट आप सभी को बहुत ज़्यादा होगा। जब पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा उस कंडीशन में आप पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। मतलब पैरेलल ऑपरेशन होता है क्या नॉर्मली, इसमें हम छोटे छोटे यूनिट्स के जनरेटर्स होते हैं उसको हम कनेक्ट कर देते हैं विदाउट जो आपका ऑपरेशन चल रहा है उसको कुछ डिस्टर्ब किए। ठीक है, जैसे कि पहला है लोड ग्रोथ, जब आपका लोड में डिमांड आएगा तो उस कंडीशन में पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। ठीक, तो चलिए हम पढ़ देते हैं इसको एक बार। लोड डिमांड इज नाउ ए डे इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, existing system may not be sufficient to meet with the increased demand and hence additional units of alternators to be added to safety the increased demand। ठीक, तो जैसे जैसे लोड में बढ़ोतरी होती है तो आप जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है पावर को लेकर के, तो उस कंडीशन में पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन होता है क्या, नॉर्मली हम किसी जो पहले से हमारा ऑपरेशन चल रहा है बिना उसको हम डिस्टर्ब किए हम नया मतलब सिस्टम ऐड कर देंगे बिना पिछले को हम डिस्टर्ब किए। ठीक है, और दूसरा चलिए पॉइंट की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ ओनली वन यूनिट सप्लाइंग द पावर मेनी smaller units shall run on the system so that if any of the unit falls the others can meet the demand and continue can be maintained। तो सर्विस के कंटिन्यूटी के लिए, मतलब कि जैसे कि हम कंज्यूमर्स हो गए तो हम लाइन ले रहे हैं और पैरेलल ऑपरेशन इसलिए किया जाता है जैसे कि कहीं फॉल्ट हो गया, जैसे कोई भैया अगर एक जनरेटर से आता रहेगा पावर, हमने पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया है तो उस जनरेटर में अगर फॉल्ट आ गया तो ख़त्म हो गया सब मामला, मतलब हमें पावर सप्लाई कंटिन्यू तो मिल नहीं पाएगी। तो उसी कंडीशन पे दोस्त अगर हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, एक से ज़्यादा यूनिट्स अगर हम एक साथ चलाएँगे, मतलब जैसे कि एक जनरेटर, 2 जनरेटर, 3 जनरेटर, ये हमारा बस बार रहेगा। इससे अगर हमारा जनरेटर कनेक्ट रहेगा, अगर एक जनरेटर फेल भी हो जाता है, एक जनरेटर फेल भी हो गया तो हमारे 2 जनरेटर हैं तो इधर से हम पावर अपना लेते रहेंगे, तो हमारी रिलायबिलिटी बनी रहेगी और जो सर्विस की कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। अगर इन केस ये हम पैरेलल ऑपरेशन ना करते और आपका एक जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसी से सप्लाई ले रहे हैं और आपका ये ख़राब हुआ तो सप्लाई भी बंद हो गई, तो मतलब कि सर्विस की कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रह गई। ठीक है, तो इस वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को। चलिए तीसरा कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन यूज क्यों करते हैं, तो पैरेलल ऑपरेशन यूज करने का तीसरा कंडीशन है रिपेयर्स मतलब ये है कि आपके जनरेशन सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, अल्टरनेटर्स लगे होते हैं, जनरेटर्स जो भी लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो किसी चीज़ की रिपेयरिंग करने की हमें ज़रूरत पड़ी, ट्रांसफार्मर की करने की जरूरत पड़ी, अगर आप एक ही चीज़ वहाँ पर यूज करेंगे, अगर इन केस जनरेटर हुआ, ये 11 kV जनरेट किया, स्टैंडर्ड वोल्टेज है जनरेशन का, ठीक, और यहाँ पे लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब हमें इसको रिपेयर्स करना है। जब रिपेयर्स करेंगे तो इसको तो हम ऑफ़ करेंगे, जब ऑफ करेंगे तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर इन केस यहाँ पे ढेर सारे जनरेटर लगे हों और यहाँ पे ऐसे ट्रांसफार्मर ढेर सारे लगे हों, अगर एक काम रिपेयर कर भी रहे हैं तो दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले, पाँचवें वाले जो भी हमारे अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट हैं आपके पैरेलल ऑपरेशन से, वहाँ से सप्लाई जाता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे मेंटेनेंस।
तो वही बात है, फिर से मेंटेनेंस रिपेयरिंग आप एक ही समझ सकते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, एज पर द मेंटेनेंस शेड्यूल द यूनिट्स आर टू बी स्विच्ड ऑफ एंड टेकन आउट इलेक्ट्रिकली सो द अदर यूनिट सेल कंटिन्यू द सप्लाई एंड वन यूनिट में बी पैरेलल टू द सिस्टम। तो सेम वही बात है जो अभी मैंने जस्ट समझाया। पाँचवां की बात कर लेते हैं, इफिशियंसी। तो देखिए पैरेलल ऑपरेशन यूज करने से क्या होता है, इफिशियंसी आप सबकी बहुत इंप्रूव हो जाती है। दिल एक बार पढ़ देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द मशीन वर्क टू इट्स मैक्सिमम इफिशियंसी एट नियरली टू इट्स फुल लोड कैपेसिटी। तो सभी मशीन जो होते हैं वर्क करते हैं अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पर नियरली टू इट्स फुल लोड कैपेसिटी, अपने फुल लोड कैपेसिटी के नियरली में नज़दीक वर्क करते हैं अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पर। इफ़ द डिमांड ऑन द सिस्टम डिक्रीज, अगर सिस्टम का डिमांड डिक्रीज होता है देन दैट यूनिट में ऑपरेट एट ए लोअर लोड कंडीशन एट ए लोअर फ्रिक्वेंसी। तो सिस्टम जब मतलब कि आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है तो यूनिट जो मतलब कि पैरेलल ऑपरेशन वर्क करेगा अपने लोअर एफिशिएंसी पे वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि जब मैक्सिमम डिमांड रहेगा तो अपने हायर एफिशिएंसी पे वर्क करेगा, जब डिमांड अगर घट रहा है तब ये अपने लोअर एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। और आगे पढ़ लेते हैं, दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि भैया कोई भी चीज़ जो अपने लोअर एफिशिएंसी वर्क करेगा तो इकोनॉमिकल थोड़ी ना होगा। तो इसी वजह से देखिए आगे भी हम बता देते हैं आगे क्या होगा। इसी वजह से इसमें क्या करेगा ना, पैरेलल ऑपरेशन तो हो ही, छोटे छोटे यूनिट हम लगाए ही हैं, तो किसी एक दो यूनिट को ना उस सिस्टम से अलग कर देगा, ताकि जो रिमेनिंग यूनिट बच रहे हैं ना वो अपने रेटेड फुल लोड कैपेसिटी मतलब अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करें, ताकि बढ़िया से इकोनॉमिकल हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है हेंस बिगर यूनिट इज टू बी शट ऑफ। तो जो आपका बिगर यूनिट है उसको शट ऑफ कर दीजिए एंड स्मॉलर यूनिट में भी इंट्रोड्यूस। अब जो स्मॉलर यूनिट्स है उनको चलने दीजिए, सो दैट ताकि स्मॉलर यूनिट कैन वर्क टू इट्स फुल कैपेसिटी एट हायर एफिशिएंसी, ताकि आपका जो स्मॉलर यूनिट है अपने फुल लोड कैपेसिटी पर चल सके और हाई एफिशिएंसी बता सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशंस फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो वो क्या कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए, अल्टरनेटर्स का जब पैरेलल ऑपरेशन हम करते हैं तो उसके क्या कंडीशंस है, क्या शर्त है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए एक कंडीशन यहाँ पे देखिए 5 कंडीशन दिया हुआ है, तो प्रत्येक को हम पढ़ते हैं अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आप सभी को, ठीक। तो पहला कंडीशन जो है वह है ए स्टेशनरी अल्टरनेटर मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू लाइव बस बार एज इट्स ई बराबर 0 हेंस शॉर्ट सर्किट में अकर्स। तो आपका जो अल्टरनेटर, जो सभी अल्टरनेटर्स है जिसको हम बस बार में कनेक्ट करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपका ईएमएफ की वैल्यू या फिर बोले तो वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो बिहेव करने लगेगा शॉर्ट सर्किट कनेक्ट मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक। दूसरा कंडीशन है, तो आप मतलब समझ गए नहीं, पहला क्या है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी को जितना भी आप अल्टरनेटर्स यूज कर रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन में और उसको जो आप बस बार से कनेक्ट करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप लोग मत कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी और वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज द बस बार वोल्टेज RMS वैल्यू, ठीक। तो जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर्स है, जैसे कि पैरेलल ऑपरेशन कोई चल रहा है जिसमें 2 से 3 से 4 5 6 कुछ भी अल्टरनेटर कनेक्ट है और पैरेलल ऑपरेशन वो चल रहा है, अब उसका रिक्वायरमेंट और ज़्यादा आ गया, मतलब कि उसमें पावर सप्लाई की और ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें हम अलग से जो छोटा यूनिट ऐड करते हैं, अल्टरनेटर अलग से लाएंगे जो ऐड करने वाला इनकमिंग अल्टरनेटर्स, तो उसका जो वोल्टेज टर्मिनल का उसका वोल्टेज रेटिंग है ना वो आपके बस बार रेटिंग के इक्वल होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक। चलिए तीसरा, द जनरेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर्स मस्ट बी सेम एज द बस बार फ्रीक्वेंसी। तो सेम बस वही चीज़ जहाँ पे वोल्टेज था वर्ड वहाँ पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि जो जनरेटेड जो हम अल्टरनेटर्स ला रहे हैं वो पावर जनरेट करने के लिए उसकी जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए आपके बस बार फ्रीक्वेंसी के, तभी हम आपके पैरेलल ऑपरेशन में उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक। तो चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर्स मस्ट बी सेम एज द
फेज सीक्वेंस ऑफ द बस बार। तो इनकमिंग अल्टरनेटर्स का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए बस बार के फेज सीक्वेंस से, तभी हम उसको पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, चलिए 5वें पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 5वां पॉइंट है द पोलैरिटी ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर्स टर्मिनल मस्ट बी सेम एज द बस बार टर्मिनल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर्स कैन बी एडजस्टेड बाई फील्ड रेगुलेटर एंड फ्रिक्वेंसी कैन बी एडजस्टेड बाई स्पीड वेरिएशंस। ठीक, इसमें भी वही चीज़ है जो आपका अल्टरनेटर्स इनकमिंग कर रहे हैं आप सब, उसका जो पोलैरिटी है वो सेम होना चाहिए बस बार टर्मिनल्स की पोलैरिटी है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर कैन बी एडजस्टेड बाय फील्ड रेगुलेटर्स एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी एडजस्टेड बाय स्पीड रेगुलेटर्स। तो उसका जो वोल्टेज का वोल्टेज जो है उसको हम अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है उसको हम एडजस्ट करेंगे फील्ड रेगुलेटर के द्वारा, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे स्पीड वेरिएशंस के द्वारा। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के कितने मेथड होते हैं? तो नॉर्मली जो होता है डार्क लैम्प मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है एक, और एक होता है और दूसरा जो है वन डार्क टू इक्वली ब्राइट लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जो आपका हो 50-55 मिनट में पूरा हो जाए। अभी हमें 2 लाइनर का क्वेश्चन भी कराना है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें लॉन्ग का। तो चलिए एक 5वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई ए रोटेटिंग फील्ड सिस्टम प्रेफर्ड अगेंस्ट ए स्टेशनरी फील्ड इन ए सिंक्रोनस मशीन, ए 2 पोल्स अल्टरनेटर रोटेट्स एट 3000 RPM, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड EMF। ठीक, तो इसमें देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, तो चलिए हम दोनों फटाफट बताते हैं आप सभी को। तो पहला जो है ए, रोटेटिंग फील्ड इज प्रेफर्ड ओवर स्टेशनरी फील्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो रोटेटिंग फील्ड को हम प्रेफर्ड करते हैं इन कंपेरिजन टू ओवर स्टेशनरी फील्ड। तो किस वजह से प्रेफर्ड करते हैं? चलिए यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट्स दिया हुआ है, प्रत्येक पॉइंट्स फटाक से पढ़ते हैं और सभी समझाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, ए स्टेशनरी आर्मेचर इज मोर इजली इंसुलेटेड फॉर द हाई वोल्टेज of which the alternator is designed. This generated voltage may be as high as 33 kV। ठीक, तो स्टेशनरी आर्मेचर का जो इंसुलेशन होता है वो हम आसानी से इंसुलेट कर पाते हैं उसको इन कंपेरिजन टू हाई वोल्टेज। ठीक, और जो आपका ये होता है दिस जनरेटेड वोल्टेज में बी एज हाई एज 33 किलो वोल्ट। ये देखिए जनरेट करता है लगभग मिनिमम आपका 33 किलो वोल्ट के नियर अबाउट। ठीक, ये कौन सा हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं स्टेशनरी फील्ड का। और दूसरा जो है कहने मतलब ये है कि जब आप स्टेशनरी फील्ड का यूज करेंगे तो ये देखिए जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा, 33 किलो वोल्ट के ऊपर जनरेट करेगा। इस वजह से हम इसका यूज कम करते हैं इन कंपेरिजन टू रोटेटिंग फील्ड के। ठीक, और चलिए दूसरा, द आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी ब्रास्ड बेटर मैग्नेटिकली अगेंस्ट हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू लार्ज शॉर्ट सर्किट करेंट व्हेन द आर्मेचर वाइंडिंग आर इन द स्टेटर्स। और तीसरा पॉइंट है, द आर्मेचर वाइंडिंग बीइंग स्टेशनरी आर नॉट सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चौथा पॉइंट है, द आउटपुट करंट कैन बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम फिक्स टर्मिनल ऑन द स्टेशनरी आर्मेचर विदाउट यूजिंग स्लिपरिंग ब्रशेस etc। पांचवा पॉइंट है, द वेट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग्स इज ग्रेटर देन द वाइंडिंग ऑफ द फील्ड पोल्स, द साइज ऑफ द मशीन इज देयरफॉर रिड्यूस। छठवां पॉइंट है, रोटेटिंग फील्ड इज कंपेरेटिवली लाइट एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर हाई स्पीड रोटेशंस। और 7वां पॉइंट से द स्टेशनरी आर्मेचर में बी कूल्ड ईजिली। ठीक, तो आपका जो स्टेशनरी आर्मेचर होता है वो कूल्ड हो जाता है काफ़ी ईजिली। और चलिए बात कर लेते हैं न्यूमेरिकली। इसमें न्यूमेरिकल जो दिया है वो फटाफट वो करा देते हैं आप सभी का। तो देखिए यहाँ पे दिया है गिवन है आपके क्वेश्चन में, NS की वैल्यू है 3000 RPM, नंबर ऑफ पोल्स है 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर ये में पूछा है आप सभी से। तो आप जैसा कि फार्मूला जानते हैं NS बराबर सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P होता है, जहाँ पे F फ्रीक्वेंसी है, P पोल्स की संख्या है। तो अब निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है आप सभी को। तो F बराबर NS P/120, NS की वैल्यू रखिए, P की वैल्यू रखिए और 120 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी फ्रेंड्स वो आएगी 150 हर्ट्ज। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका डेफिनेशन बस पढ़ के फटाफट जाइएगा एग्जाम में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स।
तो पोल पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, फ्रैक्शनल पिच्ड कॉइल क्या होता है, कॉइल स्पैन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो नॉर्मली जो हम बता देते हैं फटाफट, दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं, या फिर उसी को बोले कॉइल पिच भी कहते हैं नियर अबाउट। और दो पोलों के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। और जो कॉइल पिच होता है आप सभी का, दो कॉइल साइडों के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं, दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं, और दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं, ठीक। और फ्रैक्शनल पिच्ड कॉइल, ये हम कन्फ्यूज है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। कॉइल स्पैन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चलिए हम बता देते हैं फटाक से, ठीक। चलिए ये बता देते हैं, आप देखिए लिखा है फ्रिक्शनल पिच्ड कॉइल या शॉर्ट पिच्ड कॉइल किसे कहते हैं। दिस इंडिकेट्स द पिच लेस देन फुल पिच लेस देन पोल पिच, दैट इज 180 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक। तो ये इंडिकेट करता है ऐसे पिच को इंडिकेट्स करता है जिसकी लंबाई फुल पिच से कम होती है और इसका लंबाई पोल पिच से भी कम होती है। देखिए फुल पिच को ही पोल पिच बोलते हैं, ठीक, इतना आप लोग जानिएगा। तो ऐसा पिच जो फुल पिच या फिर पोल पिच से कम हो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पिच्ड, या फिर बोले तो शॉर्ट पिच कॉइल्स। अच्छा ये फ्रेंड्स हमें पता था, शॉर्ट पिच कॉइल्स हमें पता था, ये फ्रैक्शनल पिच्ड कॉइल मेरे लिए नया वर्ड हो गया था, इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। शॉर्ट पिच कॉइल होता है क्या नॉर्मली, ये आपका दो पोल हो गया, अगर इन दोनों पोलों के बीच की दूरी को हम कहते हैं पोल पिच, या फिर इसी को कहते हैं फुल पिच। जब हमें हार्मोनिक्स को दूर करना होता है, जैसे कि सेवंथ हार्मोनिक्स या थर्ड हार्मोनिक्स, जिस हार्मोनिक्स को हमें दूर करना होता है उसे 180 अपॉन जिस हार्मोनिक्स को दूर करना है उससे हम शॉर्ट पिच कर देते हैं। तो जैसे कि हमें सेवंथ हार्मोनिक्स से दूर करना है, तो 180 में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो नियर अबाउट आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 40, 7 4 7 25 35, नंबर अबाउट 25 डिग्री या फिर 26 डिग्री बोल सकते हैं आप लोग। तो हम इतने डिग्री से जानते हो क्या करेंगे, जो फुल पिच है, अभी फुल पिच है यहाँ पे ऐसे, तो हम इस फुल पिच को ना शॉर्ट पिच कर देंगे। कैसे शॉर्ट पिच करेंगे, फिर 40 डिग्री से करेंगे, मतलब 40 डिग्री पहले ही इसका हम वाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम 40 डिग्री पहले से कर देंगे तो आपका जो 7th हार्मोनिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट पिच। देखिए जो फुल पिच होता है आप सभी का, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, और जब अगर शॉर्ट पिच होता है भैया, जब ये इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, तो हम अगर इससे पहले शॉर्ट करेंगे तो इसकी नॉर्मल सी बात है 180 से कम होगी, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाक से कॉइल स्पैन फैक्टर। तो कॉइल स्पैन फैक्टर केसी बराबर होता है क्या है, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर बोले तो कॉइल, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी cos α/2। चलिए बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर ब्रीथ्ड फैक्टर, इसको हम शो करते हैं केडी से। तो केडी बराबर ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ विथ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, इसकी जो वैल्यू आती है वो सॉल्व होकर आएगी आप सभी की कुछ इस प्रकार, केडी बराबर साइन एम बीटा अपॉन 2 एम बाई एम साइन एम बीटा अपॉन 2। तो फ्रेंड्स चलिए आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलिए हम चलते हैं 2 लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में आपके 10 यूनिट 1 के, उस क्वेश्चन को हम कराते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करिएगा अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट करिएगा, अगर कुछ कमी लग रहा हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे जो भी और भी 4 यूनिट वीडियो लाने वाले हैं उनमें इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए हम आ गए यूनिट 1 के 2 मार्क्स क्वेश्चन पे, सिंक्रोनस मशीन फास्ट, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का एप्लीकेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखा है। फॉर जनरेशन ऑफ 3 फेज पावर, जैसा कि हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में बता दिया था, फॉर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, और तीसरा है इन लार्ज लो हेड पम्प्स, रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स, कंप्रेसर, रोलिंग मिल्स, बॉल मिल्स, क्रशर्स एंड बल्ब ग्राइंडर्स। ये तो हम पहले भी कराए थे, चलिए फटाफट इसमें भी करा देते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला क्या होता है, एन एस बराबर 120 F/P, जहाँ F होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P होता है नंबर ऑफ टर्न्स, NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्साइटेशन EMF। तो EMF एक्साइटेशन आप क्या समझते हैं, इट इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू फील्ड करेंट। तो आपके आर्मेचर वाइंडिंग में EMF की फील्ड करंट के कारण जो आपका EMF इंड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं एक्साइटेशन EMF, ठीक।
फिर से समझा देते हैं। आपके आर्मेचर में फील्ड करंट के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को कहते हैं हम एक्साइटेशन ईएमएफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का एडवांटेज क्या होता है, तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ मेंशन है। पहला पॉइंट है द हार्मोनिक्स ईएमएफ आर रिड्यूज, और दूसरा पॉइंट है द डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स इज एलिमिनेटेड। तीसरा पॉइंट है इट डायमिनिसेस आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। ठीक, चौथा पॉइंट है द कोर इज बेटर यूटिलाइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.5, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इनफाइनाइट बस बार। तो इनफाइनाइट बस बार के क्या गुण होने चाहिए, तो देखिए 3 गुण होने चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो टर्मिनल वोल्टेज का कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा है फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज वेरी स्मॉल, तो इसका सिंक्रोनस इम्पीडेंस कम होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द अल्टरनेटर आर ऑपरेट इन पैरेलल। तो अल्टरनेटर के पैरेलल में ऑपरेट होने का क्या रीजन्स है, तो देखिए बहुत सारे रीजन्स हैं। हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये करा दिया था। चलिए फिर एक बार पढ़ देते हैं। 2 नंबर आपको कितना लिखना है, ये इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है। सेवरल अल्टरनेटर्स कैन सप्लाई ए बिगर लोड दैट देन ए सिंगल अल्टरनेटर्स। और दूसरा है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइट लोड 1 or more alternators may be shut down and those remaining operate at or near full load and thus more इफिशियंटली। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेवरल अल्टरनेटर में जब कई अल्टरनेटर्स हम यूज करते हैं तो बहुत जो बिगर लोड होता है, मतलब जो वीक लोड होता है, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा जब पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको जब हम सेवरल अल्टरनेटर्स का यूज़ करते हैं तो उसको बड़े आराम से वो सप्लाई दे लेता है। ठीक, और दूसरा जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइट लोड के कंडीशन में जब हम लोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो हम उसमें से पैरेलल ऑपरेशन में से जो बिगर आपके यूनिट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं, और जो आपके कम यूनिट के अल्टरनेटर्स हैं उन्हें हम कनेक्ट करेंगे तो वो अल्टरनेटर्स अपने फुल लोड कैपेसिटी पे चलेंगे। इस कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी वो शो करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो है व्हेन वन मशीन इज टेकन आउट द रिमेनिंग मशीन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। किसी मशीन को अगर हम उसमें से बाहर निकाल लेंगे, इन केस रिपेयरिंग करना है, बहुत चीज़ें होती है जो करना है, फिर बिगड़ गया है उसको बाहर निकाल लेंगे तो बाकी आपकी सप्लाई हो कंटिन्यूटी चलती रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें संस्थाएं जैसे कि फ्रेंड्स हॉस्पिटल हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कोचिंग संस्था हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गए, ये इन्हें अगर सप्लाई आप बंद कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इससे अब मान लो सब कुछ तो चल जाएगा, जैसे आप हॉस्पिटल हो गया, अगर इसमें सप्लाई बंद कर देंगे, पता चले भैया ऑपरेशन हो रहा है और मरीज वहाँ बेड पर बैठा है, उसका पेट फड़ा हुआ है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और सप्लाई कट गई तो हो गया बेचारा, वो तो मतलब गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशंस। तो वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड्स क्या है ज्ञात करने के, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। जो पहला मेथड डायरेक्ट लोड टेस्ट, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड्स, और इनडायरेक्ट मेथड्स में देखिए 3 है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड, और दूसरा जो है एमपीएस टर्न मेथड हुआ और एमएमएफ मेथड, और तीसरा जो है जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर मेथड्स। और चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्मेचर रिएक्शन। आप आर्मेचर रिएक्शन से क्या समझते हैं, तो हम चलिए अपने भाषा में बता देते हैं। जो मेन फील्ड पर आर्मेचर फील्ड का मेन फील्ड पर जो प्रभाव डालता है वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक, तो देखिए द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर स्टेटर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द रोटर फील्ड पोल्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव एंड निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ इट सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स। तो आप सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या समझते हैं। तो देखिए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर आपका जो है ऑपरेट हो रहा है लैगिंग पावर फैक्टर पे, और इन केस निगेटिव जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर। जहाँ पे निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की बात कह दें तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर जो है ऑपरेट हो रहा है लीडिंग पावर फैक्टर पे, और जहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो आप समझिएगा आपका सिंक्रोनस जनरेटर जो है ऑपरेट हो रहा है लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.10, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इन सिंक्रोनस जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन
weakens the main field flux with lagging power factor load while enhance the main field flux with leading power factor load। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.11, what are the advantage of having field winding on the rotor and armature winding on the stator in case of synchronous machine। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। एट हाई वोल्टेज इट इज़ ईजियर टू इंसुलेट स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग, और दूसरा है स्टेशनरी आर्मेचर कैन बी कूल्ड इफिशियंटली। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस आप क्या समझते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नॉर्मली हम पढ़ देते हैं। सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द स्टेडी स्टेट आरएमएस करंट। तो ये रेशियो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टेडी स्टेट आर्मेचर करंट का। इट इज़ द सम ऑफ द आर्मेचर रिएक्टेंस XAL एंड द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XAR। मैथमेटिकली एक्सप्रेस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस बराबर XAL प्लस XAR। तो ये है हो गया। अब बात कर लेते हैं डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर। तो हमने पहले बता रखा था, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसको हम केसी से शो करते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कॉइल स्पैन फैक्टर केसी इज द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ्स टू द अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल साइड्स। तो वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल। तो 2ES cos अल्फा बाई 2 अपॉन 2ES, 2ES से 2ES कट जाएगा तो बचेगा जो cos अल्फा बाई 2। इसको हम कहते हैं केसी, बोले तो कॉइल स्पैन फैक्टर या फिर पिच फैक्टर। ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल बाई विच द कॉइल पिच फॉल्स शॉर्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है इट इज़ रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ द ईएमएफ इन द इंडिविजुअल कॉइल इन द अरिथमेटिक सम इफ द कॉइल्स वुड बी वन स्लॉट ओनली। तो KD बराबर वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन इंडिविजुअल कॉइल्स अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ कॉइल्स वुड बी इन वन स्लॉट्स ओनली। तो ये क्वेश्चन आप सभी को हो गया, और 2 लाइनर वाले मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ख़त्म हो गया। और दोस्त एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास क्वांटम नहीं है तो आप क्वांटम जाके ले सकते हैं हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जाइए टेलीग्राम से ये क्वांटम ले सकते हैं। वहाँ पे हमने भेज रखा है सारी चीज़ें। और दोस्त एक बात और कहेंगे, अगर दोस्त वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्त हम मोटिवेट रह सकें, आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए, भगवान करे आप बढ़िया नंबर लाएँ। और ठीक है, और दोस्त एकदम डर निकाल दीजिएगा बैक वेक वाला, क्योंकि दोस्त बैक तो कभी ज़िंदगी में अब नहीं लगेगी, क्योंकि हम प्रत्येक यूनिट के ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग बस 5 यूनिट हमारी वीडियो अच्छे से देख के क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 100% आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ठीक है दोस्त, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।